हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम 3.1 का लास्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 9 से पहले 9 का जो क्वेश्चन है 3.1 में वो लॉकडाउन के हिसाब से कैंसिल किया गया है। तो हमें क्वेश्चन 10 आखिरी सवाल देखना है। अब क्वेश्चन 10 की आकृति यहाँ बनी हुई है। इसे समझने के लिए हमें दत्त पढ़ना होगा। तो दत्त में हमें क्या दिया गया है? रेख डी समांतर है रेख जीएफ, किरण ईजी कोण डी ई एफ तथा किरण एफ जी कोण डी एफ एम के समद्विभाजक हैं। तो बारी बारी से ये जो किरण ईजी है कोण डी एफ का समद्विभाजक होने के कारण दो समान भागों में ये कोण बढ़ चुके हैं। तो जैसा कि पिछले सवालों में बताया गया कि जब भी समद्विभाजक आए हमें कोई चरांक मान के रूप में मान लेना चाहिए ताकि सवाल हल करना आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसका मान लेती हूँ x है। उसी तरह से दूसरा जो समद्विभाजक एफ जी कोण डी एफ एम का है वो भी उसने उस कोण डी एफ एम को समान भागों में बांट दिया है। तो हम उसका मान y मान लेंगे। तो इसका माप यहाँ लिख देते हैं आकृति में, पेंसिल से तुम लोगों को लिखना है। मान लिखने के बाद हम साध्य देखते हैं कि हमें क्या क्या सिद्ध करना है। पहला साध्य है कि कोण डी ई एफ बराबर है कोण ई डी एफ। ये पूरा कोण जो दिया गया, ये साध्य का पूरा कोण का नाम दिया जा रहा है, ये बराबर होना चाहिए कोण ई डी एफ के। और दूसरा साध्य है कि ई एफ बराबर एफ जी। तो ई एफ बराबर एफ जी सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज ई एफ जी में जाना होगा। ई एफ जी में अगर हम दो कोण सर्वांगसम कर देते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय विलोम से या सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजा से ये भुजाएं सर्वांगसम हो जाएंगी। तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले ये करने के लिए हम कैसे इसको पहले मौखिक सवाल समझे, क्योंकि जितने भी सवाल यहाँ पर भूमिति के हैं अधिकतर मैं मौखिक पहले बताई हूँ। क्योंकि अगर मौखिक तुम्हें बोलना समझना आ गया तो तुम कभी भी सवाल को आसानी से कर सकते हो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, रेख डी समांतर रेख एफ जी लेना है और उसमें समांतरता की कसौटियाँ लगानी है, लेकिन तिर्यक रेखा बदल बदल कर। ये सवाल खास इसलिए है क्योंकि एक ही समांतर रेखा की जोड़ी में तीन तीन तिर्यक रेखाएं बीच में बनी हुई हैं। ध्यान से देखो तो ये दो समांतर रेखा के बीच में ई एफ तिर्यक रेखा जा रही है, ये दो समांतर रेखा के बीच में डी एफ तिर्यक रेखा जा रही है, ये दो समांतर रेखा के बीच में ई जी भी समांतर रेखा जा रही है। तो बारी बारी से अगर इन समांतर रेखाओं को लेकर हम अपना अंतःकोण, संगत कोण, एकांतर कोण, गुणधर्म लगाएं तो हमारा सवाल का उत्तर आते जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोण के बारे में सोचते हैं जो यहाँ किसी के बराबर है। अगर हम डी समांतर एफ जी लें और ई एफ तिर्यक रेखा लें तो ये बड़ा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण y के। यहाँ बड़ा कोण कितने क्या मान है, 2x। 2x बराबर हो गया y के। ये एक समीकरण हमें आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक रेखा बदल देंगे समांतर रेखा के लिए। अब डी एफ तिर्यक रेखा लेंगे। तो डी एफ तिर्यक रेखा के लिए ध्यान से देखो, ये तिर्यक रेखा है और ये रेखा समांतर है। तो ये वाला जो कोण बन रहा है यहाँ पर आके इस y के साथ सर्वांगसम हो रहा है। एक y हमारा इस पूरे कोण 2x के साथ सर्वांगसम है, तो दूसरा y यहाँ पर इसके साथ सर्वांगसम है। यहाँ पर जो हमने गुणधर्म लगाया वो संगत कोण गुणधर्म था, यहाँ पर जो गुणधर्म लगा रहे हैं समांतरता का वो एकांतर कोण गुणधर्म है। तो संगत कोण गुणधर्म से ये कोण जोड़ी और एकांतर कोण गुणधर्म से ये जोड़ी हमने लिख लिया। परंतु हम बोलेंगे ये दोनों कोण सर्वांगसम है क्योंकि एफ जी इस कोण डी एफ एम का समद्विभाजक है। तो सर्वांगसम होने से ये दोनों भी सर्वांगसम हो जाएंगे। अर्थात ये पूरा कोण 2x कोण डी के बराबर है, अर्थात पूरा कोण ई कोण डी के बराबर है। तो यही तो हमारा पहला साध्य है, कोण डी ई एफ बराबर होना चाहिए कोण ई डी एफ। हमारा पहला साध्य सिद्ध हो गया। जैसा कि मैं बोली थी कि तीसरी तिर्यक रेखा भी इन दो समांतर रेखाओं के बीच में है। तो
तो हमने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो तीसरी तिर्यक रेखा EG है, ये दो समांतर रेखा के बीच में। तो अगर ये कोण, ये जो हमारा x वाला कोण है, ये कोण इस कोण के साथ सर्वांग हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो ये किस प्रकार के कोण है? ये एकांतर कोण है जो सर्वांग हो गए हैं। तो एकांतर कोण है तो इसका मान तो x है, और ये इसके बराबर है तो इसका मान भी x हो जाएगा। जैसे हमने ये लिखा तो ध्यान से इस त्रिभुज EFG में देखो, ये दोनों कोण, अंदर के कोण जो है GEF और EGF बराबर हो गए x के। तो ये जब किसी त्रिभुज के दो कोण सर्वांग हो तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उस कोण की सम्मुख भुजाएं भी सर्वांग होती हैं। तो ये बराबर हो गया FG। तो इस तरह से मौखिक पूरा सवाल मैंने समझा दिया है। मौखिक अगर उत्तर आ चुका है, समझ में तुम समझा सकते किसी को, तो समझ लो कि तुम्हारा ये सवाल तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, फिर आगे रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला हम कथन लिखेंगे कि रेख सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोण का समद्विभाजक बताते हैं। किरण EG कोण DEF का समद्विभाजक है। कारण लिखो 10। फिर दूसरा पॉइंट में कोण बराबर कर दो ये दोनों कोण, तो कोण DEG बराबर है कोण GEF बराबर है x। कारण होगा 1 से। तीसरे में हम क्या करते हैं, ये इस बड़े कोण को हम जोड़ देते हैं, इसलिए माप कोण DEF बराबर है x धन x बराबर 2x। कारण होगा इसका 2 से। अब एक और कोण समद्विभाजक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब सवाल में समद्विभाजक दिया है तो उसको पहले लिखना है। तो किरण FG कोण DFM का दत्त में लिखा है, दत्त का देखकर भी लिखते हो तो आधा नंबर मिल जाता है। समद्विभाजक है, ऐसा हमने लिख दिया, दत्त का ही लाइन लिख रहे हैं। एक बार ये ऊपर लिखे हैं, दूसरा वाला यहाँ नीचे लिखे हैं। अब उसका मान मानते हैं, कोण सर्वांग कर देते हैं, कोण DFG सर्वांग कोण GFM, कोण DFG सर्वांग में कोण GFM बराबर है y। कारण होगा 4 से। अब बारी बारी से हम रेखाएं समांतर लेते हैं। रेख, ये भी दत्त का लाइन है, दत्त का देख के लिखो रेख D समांतर रेख GF, और इसके साथ लिखो तिर्यक रेखा तथा, क्योंकि तिर्यक रेखा हमें बदलना है, तिर्यक रेखा EF लेने पर। कारण लिखो दत्त। तो कौन से कोण सर्वांग हो रहे हैं, सबसे पहले हम ये पूरा कोण इस कोण के साथ सर्वांग कर रहे हैं। तो ऐसे बने हुए कोण जब सर्वांग होते हैं, ये किस प्रकार के कोण कहला रहे हैं, संगत कोण। तो कोण DEF सर्वांग है कोण GFM। DEF सर्वांग ये समांतर रेखा है, ये GFM, ये कोण और ये कोण संगत कोण है। कारण लिखो यहाँ पर संगत कोण। गुणधर्म से मान डालते हैं हम इनका, इसलिए DEF का मान हमने यहाँ निकाला है 2x बराबर है, GFM का मान यहाँ पर है y। तो कारण लिख देते हैं 3 और ये 5 से, 3 5 से। इसको हम ऐसे ही रखते हैं। पुनः हमें समांतर रेखा का तिर्यक रेखा बदलना है। रेख D समांतर रेख GF तथा तिर्यक रेखा
तिर्यक रेखा हम कौन सा लेंगे, डीएफ लेंगे। डीएफ लेने पर कारण होगा इसका दत्त। तो 10वें में हम कौन सा कोण सर्वांगसम करने जा रहे हैं, कोण EDF। इसलिए कोण EDF बराबर है कोण DFG। कारण होगा इसका, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। आकृति देखते जाओ, वहां से आसानी से समझ में आएगा। ये लिखा हुआ सिर्फ देखोगे तो जल्दी सवाल समझ में नहीं आएगा। अब EDF का कोई मान नहीं है, EDF तो ऐसे ही है। DFG का मान हमने कहीं लिखा है, ये देखो DFG का मान हमने यहाँ पे लिखा है। तो DFG की जगह पे y डाल देते हैं, कारण होगा 5 से। अब तुलना करते हैं 8 और 11 का, तो यहाँ पर दाहिना पक्ष समान है तो बायां भी समान हो जाएगा। इसलिए कोण EDF बराबर है 2x, कारण होगा 8 और 11 से। अब 2x का मान हमने कहाँ निकाला था, 2x यहाँ पर DEF निकाला था, 2x की जगह पर DA डाल देते हैं तो नंबर 13 पर। इसलिए कोण EDF बराबर है कोण DEF, कारण होगा 3 और 12 से, 3 और 12 से। तो अब इसको हम कर देते हैं बॉक्स में, क्योंकि हमारा पहला साध्य आ गया है। कोण DEF और कोण EDF दोनों बराबर हो गए हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अगला और दो हम तिर्यक रेखा ले चुके हैं, EF और DF, तो एक और EG लेना है। तो उसी तरह से हमें लिखना है 14वां पॉइंट, रेख DE समांतर रेख GF। दत्त का ही देख कर लिख रही हूँ। तिर्यक रेखा बदलो, इसमें तिर्यक रेखा EG लेने पर कौन सा कोण, हम ये सब हम जानकारी कहाँ से लिखे हैं, दत्त से। तो 15वें नंबर पर इसलिए कौन से कोण सर्वांगसम होने जा रहे हैं, ये इसके लिए ये जो डबल लाइन से बना है यहाँ पे, ये दोनों कोण सर्वांगसम हो जा रहे हैं। इसको हम डार्क कर सकते हैं ताकि दिखाई दे आसानी से। तो इसलिए कोण DEG बराबर है कोण EGF, कारण होगा एकांतर कोण गुणधर्म से। परंतु हमने DEG का मान, यहाँ पे देखो ये DEG का मान x लिखा है, तो इधर लिखो, इसलिए x बराबर कोण EGF, कारण होगा 2 और 15 से। 2 का मान हमने 15 में रख दिया। अब देखो ये कोण EGF x है, ये भी x है और ये भी x है, तो हम त्रिभुज में जाएंगे। इसलिए त्रिभुज EGF में दो कोण बराबर हो गया, कोण GEF बराबर है कोण EGF बराबर है x। हमने कहाँ से लिखा है दोनों कोण, GEF हमारा कहाँ पर है, इधर 2 से, और ये कहाँ पे EGF 16 से। तो 2 और 16 से मान x बराबर हो गया, इसलिए ये कोण सर्वांगसम हो जाएगा। कोण GEF सर्वांगसम कोण GEF और EGF, कारण होगा इसका 17 से। अब त्रिभुज में दो कोण सर्वांगसम है तो उनकी दो भुजाएं भी सर्वांगसम हो जाएगी। इसलिए GEF की सामने वाली भुजा GF है और EGF की सामने वाली भुजा EF है। तो EF बराबर हो गया FG, कारण होगा 18 से सर्वांगसम कोण की सम्मुख भुजाएं, समभुजा, या फिर हम समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय के विलोम से।
इस तरह से हमारा दोनों साध्य सिद्ध हो गया है। ध्यान से इसको सवाल समझना और हल कर लेना।